हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, कैसे? बढ़िया। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले इससे पहली क्लासेस को पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास आज जो है आगे लेकर आए हैं, जो कि आपकी धमाकेदार क्लासेस होने वाली है, जिसमें हम गॉस की प्रमेय का आज लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले के चैप्टर्स में मैंने आपको न्यूमेरिकल के साथ पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है वो पढ़ा दिया था। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने उसको बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा सारे लेक्चर्स को, और आपको अच्छी तरीके से वो सारे लेक्चर्स तैयार हो गए होंगे मेरे भाई। ठीक है ना? तो आज उसी लेक्चर्स को वहां पर समाप्ति करने के बाद आज हम लोग जो लेक्चर्स स्टार्ट करने के लिए आए हैं वो हमारी गॉस की प्रमेय होने वाली है, और आपके लिए जो है नया लेक्चर्स होने वाला है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मेरा सबसे पहले सजेशन ये है कि अगर आपने पिछली वीडियोस को जाके नहीं पढ़ा है, आपने पहले चैप्टर्स को जाके अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो डायरेक्ट आपका इस क्लास में आने का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि आपको चीजें तब अच्छे से समझ में आएंगी जब आप ग्राउंड लेवल से शुरू करेंगे। आप अगर मंजिल पर जाना चाहते हैं, अगर आपको छत पर जाना है, तो आपको एक कदम को पहली सीढ़ी पे फिर दूसरी सीढ़ी पर करके बढ़ाएंगे, तो आप बेहतर तरीके से छत पे पहुंचने का भी काम करेंगे। लेकिन अगर आप सोचे कि डायरेक्ट छत पर चले जाएंगे, तो आप टूट सकते हैं, फूट सकते हैं, चोट लग सकती है आपको। इसीलिए सजेशन ये है कि आप पार्ट फर्स्ट से शुरू करिए, पहले चैप्टर से शुरू करिए, और लास्ट तक, यहां तक जिस वीडियो को आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको जो ये प्रोवाइड करा रहा हूं, यहां तक जब आप आएंगे तो आपको चीजें एकदम, कोई गिरने का सवाल ही नहीं है, कोई गिरने का चांस ही नहीं है। ये हम आपसे बता के जा रहे हैं। क्लियर? तो ज्यादा समय आपका नहीं हम लेते हैं बातचीत करने में, और हम सीधे अपनी क्लास पे जाते हैं। तो सभी बच्चों का हृदय की अनंत गहराइयों से नमस्कार है, और इस नमस्कार को मेरे स्वीकार करिए, और उसके बाद हम आपके क्लासेस को जो है वो स्टार्ट करने का काम करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो है आप देख पा रहे होंगे, पहली हेडिंग जो है, हमें घन अथवा ठोस कोण के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमको घन कोण के बारे में पढ़ना है। घन कोण को हम लोग ठोस कोण के नाम से भी जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ठोस कोण, इसी को हम लोग घन कोण के नाम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले घन कोण के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मेरे बेटा, अगर आपको घन कोण के बारे में नहीं पता है ना, तो आप जो है वो, आपको गॉस की प्रमेय जो है वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसलिए आपको घन कोण अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छे से हम पढ़ा दे रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िए बस। क्लियर? तो हम जैसे आपसे अगर हम बात करें, तो आप कभी मार्केट में तरबूज खरीदने तो गए ही होंगे। आप तरबूज खरीदने के लिए तो मार्केट में गए ही होंगे। तो जब आप तरबूज खरीदने जाते हैं, तो हमें पता है कि तरबूज कैसा होता है। तरबूज गोलाकार होता है, या गोलाकार हो सकता है, या आपका घनाकार हो, मतलब सॉरी, दीर्घवृत्ताकार हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैंने एक मार्केट से एक तरबूज खरीद कर लाए। क्या खरीद कर लाए? तरबूज हम खरीद के लाए। अच्छा, यहां पर उससे पहले आपको जानकारी में घन कोण को तो हम जान ही लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या जानना है, ये देखिए। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि समतल कोण क्या होता है। उससे पहले हम लोग समतल कोण को पढ़ेंगे। तो वृत्त के किसी चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के बीच केंद्र पर बना कोण, जैसे ये वृत्त है, और इस वृत्त का ये जो पॉइंट है, ये इस वृत्त का जो है वो सेंटर पॉइंट है, केंद्र है। अब सपोज इस वृत्त से मैं क्या करता हूं, सपोज ये इसकी त्रिज्या हो गई, और ये भी इसकी जो है ये क्या हो गई, ये भी इसकी त्रिज्या हो गई। तो अब यहां पर हम क्या कहेंगे कि ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये इतना भाग जो आप देख पा रहे हैं, ये इतना भाग, ये चाप कहलाएगा, ये इसका चाप कहलाएगा। ठीक है ना? जो यहां पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है किसी चाप। ठीक है ना? तो किसी चाप के दोनों सिरे, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, तो किसी चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसके बीच में ये जो कोण बनता है, जिसको हम थीटा से लिख सकते हैं, ये कोण आपका कहलाता है क्या? ये आपका कहलाता है समतल कोण, जो कि लिखा हुआ है। क्लियर? तो समतल कोण के बारे में आपको समझ में आ गया। अब घन कोण के बारे में समझने की कोशिश करिएगा। तो आप देखते हैं कि मार्केट से एक ऐसा तरबूज आप खरीद के लाए, और जब आप तरबूज खरीदने के लिए जाते हैं, तो दुकानदार से आप यही तो बोलते होंगे, भैया हम ऐसे तरबूज लेकर जाने वाले नहीं हैं, हम चेक करेंगे कि हमारा जो तरबूज है वो मीठा है भी कि नहीं मीठा है। ठीक है ना?
तरबूज जो है हमारा वो मीठा है भी कि नहीं मीठा है। तो दुकानदार क्या करता है, उस तरबूज से आपको ऐसे कट करके एक पीस इस तरीके से आपको निकाल के प्रोवाइड कर देता है। कहता है आप इसको चेक करिए, खा के देखिए, बढ़िया मीठा मीठा तरबूज आपको दे रहे हैं। तो जब वो दुकानदार तरबूज को काटता है तो ऐसे तरबूज रहता है, उसमें से एक पीस निकाल कर आपको देता है। किस तरीके से, समझिएगा। दुकानदार आपको इस तरीके से एक पीस निकाल कर देगा तरबूज का। किस तरीके से, वो तरबूज का पीस आपका इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है ना। दुकानदार क्या करेगा, आपको इस तरीके से एक तरबूज का पीस जो है वो निकाल कर दे देता है। एक्स्ट्रा लाइन हो गई है, ठीक है। ये इतनी लाइन जो आप देख रहे हैं ये इतना एक्स्ट्रा हो गया ना, कोई नहीं, चलिए। ये इतना आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो दुकानदार इस तरीके से आपको तरबूज का एक पीस जो है वो बढ़िया तरीके से आपको क्या करता है, निकाल के दे देता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से जब दुकानदार आपको तरबूज क्या करता है, तरबूज का एक पीस निकाल के देता है, तो आप उसको खाते हैं, चेक करते हैं, कहते हैं तरबूज जो है बढ़िया है। तो यहीं पर हम यही बात करेंगे कि ये जो तरबूज आप देख रहे हैं, ये पूरा तरबूज, इस पूरे तरबूज का जो क्षेत्रफल था वो एस था, लेकिन ये जो है इस तरबूज का एक छोटा सा पीस है, और छोटे पीस को हम लोग, इसका जो क्षेत्रफल होगा, छोटे क्षेत्रफल को हम लोग ds से लिखते हैं। तो इस तरबूज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा छोटे पीस वाले का ds, है ना। पूरे तरबूज के क्षेत्रफल को s से लिखेंगे और उस तरबूज के किसी छोटे पार्ट को हम लोग ds मानेंगे। तो ये मान लिया इस तरीके से ds हो जाएगा। तब यहां पर हम बात क्या करेंगे, यहां पर अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आइए हम आपको समझाते हैं। तो सपोज यहां पर क्या करते हैं, इस तरीके से अगर हम बात करें इस तरीके से, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ये जो देख रहे हैं आप, अगर ऐसे एक पीस काट के निकाला है ना, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, आपका ये इसकी जो है ये त्रिज्या हो जाएगी, जो है ये r हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तब यहां पर जो कोण बनता है, तब यहां पर आपका ये जो कोण बनता है, इस कोण को, छोटा पृष्ठ है तो छोटा कोण बनेगा, और इस छोटे कोण को हम लोग डी ओमेगा से लिखते हैं, जिसे घन कोण कहते हैं। और ये हमारा छोटा घन कोण है, और इस छोटे घन कोण का ये पूरा तरबूज है, तो पूरे तरबूज के घन कोण को हम ओमेगा से लिखेंगे, और छोटे घन कोण को हम लोग डी ओमेगा से लिखने वाले हैं। बात समझ में आया। इतनी सी बात इसमें सीखनी है, और इसका काम आगे देने वाला है ये टॉपिक, इस वजह से आपको ये पढ़ाया जा रहा है। समझिएगा, इग्नोर करके मत चीजों को जाइएगा, नहीं तो आगे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये तरबूज का छोटा कोण हो जाएगा, छोटा घन कोण हो जाएगा, तो छोटे घन कोण को डी ओमेगा से लिखते हैं। और सीधा सा आप जानिए इसका फार्मूला क्या होता है। जब भी आपको छोटा घन कोण निकालना होगा, छोटा घन कोण मतलब क्या, डी ओमेगा आपको निकालना होगा। तो जब भी आपको डी ओमेगा निकालना होगा, छोटा घन कोण आपको निकालना होगा, तो पता है क्या होता है, छोटा घन कोण निकालने का जो फार्मूला होता है, छोटे घन कोण को डी ओमेगा से लिखते हैं, और डी ओमेगा निकालने का जो फार्मूला आपका होता है बेटा, वह आपका होता है डी एस कॉस थीटा, और अपान में जो है वो आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। क्या होता है कि डी ओमेगा बराबर जो है वो डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। फार्मूला छोटा घन कोण निकालने का आपका फार्मूला हो जाएगा। स्मॉल सरफेस के लिए अगर बात करें, ये फार्मूला अगर बात करें, तो आप सीधे से जान लेना, जब भी छोटे सरफेस की बात होगा स्मॉल सरफेस के लिए, तो आपको यही फार्मूला लेना है। स्मॉल सरफेस के लिए, छोटा घन कोण निकालने के लिए अगर फार्मूला कोई लेंगे, तो आपका होगा डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, यहां से लेना है। क्लियर है, बात समझ में आई। लेकिन जब भी आपको पूरा घन कोण निकालना होगा, पूरा घन कोण निकालना होगा, तब आप क्या करने वाले हैं, तब आप करने वाले हैं इंटीग्रेशन किसका, छोटे वाले घन कोण का आप इंटीग्रेशन कर देंगे इस तरीके से। तो आपको मेरे भाई जो पता चल जाने वाला है वो पूरा पूरा ओमेगा इस तरीके से पता चल जाएगा। क्लियर। तो यहां से आप क्या करेंगे, इसको आगे जब सॉल्व हम लोग करते हैं ना, तो ओमेगा इक्वल टू, ये डब्ल्यू नहीं आपका ओमेगा है, ध्यान रखिएगा।
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का वैल्यू कितना है, तो डी ओमेगा का जो वैल्यू है बेटा वह आपका डी एस कॉस थीटा और अपान में जो है वो आर स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। तब आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से बात करें अगर, तो ओमेगा इक्वल टू आपका जो है इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर जो है आपका वह 4 पाई के बराबर होता है। और ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका जो है आ जाने वाला है क्या, पूरा घनकोण निकालने का जो फार्मूला। तो अगर बात करें पूरे पृष्ठ का घनकोण कितना होता है, तो पूरे पृष्ठ के लिए घनकोण जो है आपका वह 4 पाई होता है। लेकिन छोटा घनकोण अगर पूछे तो छोटे घनकोण का जो फार्मूला आप लोग लगाएंगे, अगर बात करें छोटे घनकोण की, तो छोटे घनकोण का फार्मूला आप लोग यही लगाने वाले हैं कि डी ओमेगा बराबर जो है वो डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के होता है। बात क्लियर हुई इतनी की नहीं, बताइए। इतनी बात अगर आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई हो तो आइए हम जो है आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को जो है वो समझने का काम करेंगे। बताइए फटाफट से, क्या इतनी चीजें आप सभी बच्चों को समझ में आ गई? आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी समझ में आया हो तो अभी मुझे बता दीजिए, हम आपको समझा देने वाले हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अगले पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं और नेक्स्ट पेज हमारा जो है वो क्या होने वाला है। तो ये तो हमारा था पहला पेज। क्लियर। तो अगर हम कहें कि घनकोण किसे कहते हैं, ठीक है, अगर बात करें कि घनकोण किसे कहते हैं तो सीधी सी बात है कि किसी गोलीय पृष्ठ के किसी भाग की परिधि के सभी बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर बनाया गया शंकु कोण। ये देखिए केंद्र है ये ना, और इस केंद्र पर बनाया गया जो शंकु कोण है, ये शंकु ही तो बन रहा है ना, शंकु के द्वारा जो ये कोण बनता है ये, यही आपका जो है यही घनकोण कहलाता है। तो यहाँ पर आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा कि कोई भी गोलीय पृष्ठ हो, ठीक है ना, और परिधि के सभी बिंदु, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ऐसे, ये सब परिधि हो गया। तो परिधि के सभी बिंदु से यहाँ पर जो कोण बनने वाला है, ये सब जो कोण होता है केंद्र पर, जो कोण बनता है केंद्र पर, इसी को हम लोग कहते हैं शंकु कोण, या इसी को घन कोण के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। क्लियर। तो इतनी चीजें आपको जो है वो समझ में आ गई होंगी इस तरीके से। क्लियर है। बताइए शंकु कोण घन कोण आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर शंकु कोण आपको समझ में आ गया है तो आइए हम बात करते हैं आगे और देखते हैं क्या होने वाली है चीजें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ऑरा लेवल पर हम लोग पढ़ेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पे लिखा है, कोई मुश्किल है नहीं, बस आपको समझिए कि चीजें आपको कैसे पढ़नी है। क्लियर। तो हमारा जो है वैद्युत फ्लक्स है, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, आइए बात करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे लिख दीजिए, सभी बच्चे जो भी क्लासेस में आए हुए हैं सभी का बहुत बहुत वेलकम है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में और देखते हैं कि हमारा वैद्युत फ्लक्स जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं, बताइए। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अभी डिफिनेशन पे मत जाइए, है ना, वैद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन आपका लिखा हुआ है, लेकिन अभी डिफिनेशन पर मत जाइए। अभी मेरे चीजों जो आपको समझा रहे हैं बेटा वो आप समझ लीजिए, और वही चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। क्लियर। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। सपोज हमारे पास कोई पृष्ठ है, सपोज हम ले लेते हैं इस तरीके से, ये हमारे पास कोई पृष्ठ इस तरीके से है, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से हमारे पास ये कोई पृष्ठ है। क्लियर। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये एक पृष्ठ है। पूरे पृष्ठ को हम लोग एस लेते हैं, पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल को अभी मैंने आप सभी को पढ़ाया है, तो बताया है कि पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल को एस लेना है, लेकिन छोटे पृष्ठ को डीएस लेना है। तो मान लेते हैं इसी तरीके से हमारे पास ये जो है देख रहे हैं आप, ये किसी बड़े पृष्ठ का एक छोटा सा पार्ट है। तो बड़े पृष्ठ का छोटा सा पार्ट है, तो इसके क्षेत्रफल को हम लोग क्या लेने वाले हैं, डीएस ले लेने वाले हैं। क्लियर। ये जो पृष्ठ होगा इसके क्षेत्रफल को हम लोग क्या ले लेने वाले हैं, डीएस ले लेने वाले हैं। क्लियर। अब ये पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा देखना है। तो अगर हम बात करें तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया जो होगा वो ऊपर की ओर होगा। तो मान लेते हैं इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो ऊपर की ओर होगा इस तरीके से।
तो क्षेत्रफल को हम लोग किससे लिखते हैं, ds से लिखते हैं। और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल एक हमारा जो है वो इस तरीके से सदिश राशि होने वाला है। याद होगा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि अगर प्लस आवेश है तो विद्युत बल रेखा बाहर निकलेंगी, अगर माइनस है तो विद्युत बल रेखा अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। तो हम मान लेते हैं, यहां से हम अगर मानना चाहें तो मान लेंगे क्या कि ये पृष्ठ अगर धनात्मक पृष्ठ होगा तो विद्युत बल रेखाएं इससे जो होंगी वो क्या होंगी, ऐसे बाहर की ओर निकल रही होंगी। तो यहाँ विद्युत बल रेखा को हम लोग किससे लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं, और ये भी हमारा सदिश राशि है तो इसको भी इस तरीके से लिख देंगे। अब सपोज इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण सपोज क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। कोण दोनों के बीच में सपोज क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो सीधा सा बात जानिए कि ये कोई पृष्ठ है और किसी पृष्ठ से जो ई निकल रहा है, ई मतलब वैद्युत बल रेखा जो निकल रही है, इसकी जितनी भी संख्या होगी उसी को हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बताया मैंने, समझिएगा कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली ये जो वैद्युत बल रेखा ई है, इसकी जितनी भी संख्या होगी उसी को बेटा हम बोलेंगे क्या, उसी को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताइए चीजें। कि कोई पृष्ठ हमारे पास है इस तरीके से और किसी पृष्ठ से बल रेखा निकल रही ई, और ये जितनी भी बल रेखा ई निकल रही है इसकी कुल संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन ये बल रेखाएं अभिलंबवत दिशा में होनी चाहिए। ये जो बल रेखा आप देख रहे हैं ई, ये आपका क्या होना चाहिए, अभिलंबवत दिशा में होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइए फटाफट से। ये बल रेखा आपका जो है ये अभिलंबवत दिशा में जो है वो गुजरनी चाहिए। क्लियर, बताइए चीजें क्लियर हैं आपको कि नहीं है, बिल्कुल। अब बात करते हैं हम, अगर बात करें वैद्युत फ्लक्स की, तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, आपका स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि किसी विद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखा के रूप में निरूपित करते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसी को हम लोग वैद्युत बल रेखा के नाम से जानते हैं, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। अब वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से, ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से क्या गुजरने वाली, लिखा है सीधा सीधा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से बद्ध, मतलब उस पृष्ठ, क्या वैद्युत बल रेखा की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब उस पृष्ठ में जितना भी बल रेखा उपस्थित है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स आपका कहते हैं। और इस वैद्युत फ्लक्स को बेटा हम लिखते हैं पता है किससे, इस वैद्युत फ्लक्स को हम लोग जो लिखेंगे, इस वैद्युत फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई ई से। किसे लिखते हैं, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा। यहां पर नहीं लिखा है तो यहां पर मैंने ये ऐसे लिख दिया है, ठीक है। कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। और फाई ई बराबर जो फार्मूला होता है आपका, वह पता है क्या होता है, ई इंटू डीएस के होता है। फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर आपका जो है वो डीएस होने वाला है। और आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि आप जानते होंगे कि वेक्टर ए, क्या आपको पहले पढ़ाया गया होगा, आपको याद होगा तो आपको जब भी क्लास में पढ़ाया होगा कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी आपका जो फार्मूला होता है वह ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। क्लियर, तो अगर इस फार्मूले का यूज हम यहां पर करें, अगर हम इस फार्मूले का यूज यहां पर करेंगे तो इस फार्मूले का यूज करने पर हम क्या देखेंगे, देखिएगा। तो यहां से आपका जो है वो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, आप वेक्टर ई को यहां से, वेक्टर ए को ए लिखेंगे तो वेक्टर ई को हम सिर्फ ई लिखने वाले हैं। क्लियर, बी को, वेक्टर बी को बी लिखा है तो वेक्टर डीएस को हम लोग सिर्फ क्या लिखने वाले हैं, डीएस लिखने वाले हैं। क्लियर, और साथ में आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है मेरे भाई वह क्या हो जाने वाला है, आपका कॉस थीटा इस तरीके से हो जाएगा और ये आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। और आपका ये जो है ये फार्मूला हो जाने वाला है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका जो है फार्मूला हो जाएगा। ये भी फार्मूले का वर्क करेगा और ये भी आपका जो है फार्मूले का वर्क जो है वो करने वाला है। क्लियर, अब कहां से मैंने इसको यूज किया है,
तो मैंने इस फार्मूले को क्या किया है, मैंने इसी फार्मूले से इसको लाके सॉल्व कर लिया है ना। अगर आप पूछेंगे कि कैसे आया, तो मैंने इसी फार्मूले से इसको लाके यहाँ पर क्या कर लिया है, आपका सॉल्व कर दिया है। कोई दिक्कत? तो अब यहां से अगर आप डिफिनेशन बनाना भी चाहें अपने आप से, अगर आप डिफिनेशन अपने आप से बेटा बनाना भी चाहें तो आप बना सकते हैं कि डीएस क्या है आपका। अगर यहां से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं क्या कि डीएस जो है वो कोई पृष्ठ है, और ई क्या है, गुजरने वाली बल रेखा, इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो है बल रेखा है। क्लियर? तो यहां से हम बोलेंगे कि किसी पृष्ठ से कॉस थीटा का मतलब अभिलंबवत दिशा में, कॉस का मतलब लंबवत घटक है, जहां कॉस होगा वो आपका लंबवत घटक हो जाएगा। क्लियर? तो किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में, ई मतलब गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा पृष्ठ से, उसकी कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, यहां से कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, जो कि आपके यहां पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? आया हो चीजें समझ में? क्या कि किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में जितनी भी बल रेखा बाहर गुजर रही है ई, उसकी कुल संख्या जो होगी वो वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। और हम बात करें अगर इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो सीधा सा आप लिख दीजिएगा, इसे जो है वो फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो हम अगर बात करें तो इसे फाई ई से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसे फाई ई से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चीजें आपको आ रही समझ में कि नहीं, बताइए? चीजें आ रही आपको अच्छे से कि नहीं? ठीक है ना? तो इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। 1 मिनट टाइम दीजिए, हम आते हैं। ओके, ठीक है ना? तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको हम लोग जो है वो फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए? आ गई? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अगर अब हम बात करें तो हम पहले से जानते हैं कि दो सदिश राशि, ये आप देख रहे होंगे, तो ये भी आपका सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, और दो सदिश राशियों का जो डॉट प्रोडक्ट ये है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपका अदिश राशि होता है। दो सदिश राशियों का जो डॉट प्रोडक्ट है मतलब मल्टीपल, वो आपका अदिश राशि होता है। तो यहां से दो सदिश राशियों का जो डॉट प्रोडक्ट आपका होगा वह आपका अदिश राशि होने वाला है। तो यहां पर हम लोग जो है वो लिख देंगे क्या, यहां पर हम लोग जो है वो लिखने का काम करेंगे कि यह एक अदिश राशि है। क्लियर? अगर बात करें तो यहां पर लिखेंगे कि यह एक कैसी राशि है, तो यहां से लिख देंगे कि बेटा यह जो आपका है यह एक जो है वो अदिश राशि है। क्लियर? क्यों? इस कॉन्सेप्ट से हम इसको यूज करेंगे। तो ये भी देखिए, दो सदिश राशि का डॉट प्रोडक्ट यहाँ ये क्या होगा, अदिश राशि होगा, तो ये आपका जो है ये अदिश राशि हो जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए अब हम इसके मात्रक की बात कर लें। अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है वो क्या होगा, आइए बात करते हैं। क्लियर? अगर हमको निकालने को कहे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो आइए आपको निकाल कर हम सॉल्व भी कर देते हैं। क्या वैद्युत फ्लक्स का जो है वो मात्रक सॉल्व करना है हमको, तो इस तरीके से हम निकाल देंगे कि वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो क्या होगा। आइए बात करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स के अगर मात्रक की बात करेगा तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा, देखते हैं वो हमारा क्या होने वाला है इस तरीके से। क्लियर? वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की अगर बात करें तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा उसको फार्मूला तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हमारा फार्मूला हमारा होता है फाई ई इक्वल टू आपका होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर आपका जो है वो डीएस होता है। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ाया था, बताइए? वी का ई का जो मात्रक होता है वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं विद्युत क्षेत्र वाले फार्मूले में, कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है आपका वह होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन, और प्रति आपका जो होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। इस तरीके से तो न्यूटन प्रति कूलम लिख दिया यहां से मैंने, और साथ में आपको बताया गया है कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह आपका जो है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो अगर हम बात करें वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की, तो आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा न्यूटन और मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसी को ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या कि न्यूटन मीटर स्क्वायर तो होगा और कूलाम अपान से ऊपर में जाएगा तो कूलाम की पावर -1 हो जाएगा, तो ये आपका जो है ये मात्रक हो जाएगा। क्लियर? ये आपका वैद्युत फ्लक्स का जो है ये मात्रक हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इसी का एक और मात्रक भी होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं यहां से, ठीक है ना, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक जो होता है, अगर हम दूसरी तरीके से इसी को सॉल्व करना चाहें तो एक तरीके से और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा मात्रक इसका अगर हम दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। क्लियर? देखिएगा, तो अगर हम दूसरी तरीके से इसी को सॉल्व करें तो वैद्युत क्षेत्र का एक अन्य मात्रक होता है, क्या होता है देखना है हमको। वैद्युत क्षेत्र का एक अन्य मात्रक की बात करें, वैद्युत क्षेत्र का एक अन्य मात्रक की अगर हम बात करें तो क्या होता है वो मात्रक, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का जो है एक अन्य मात्रक बेटा होता है, वो पता है क्या होता है, वह आपका वोल्ट प्रति मीटर, याद होगा मैंने आपको बताया था, वोल्ट प्रति मीटर होता है। याद होगा, आप देखिएगा कॉपी ओपन करके जब पढ़ाया गया था तो उसमें आपको सब कुछ लिखा होगा और आपको लेक्चर्स याद भी होने चाहिए साथ में जो पढ़ाया जाए, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में उस लेवल पर। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर उस वाले वैल्यू को हम लाके रखेंगे, तो आपका यहां से फार्मूले में हम लाके रखेंगे, तो फार्मूला हम जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू आपका जो है वो ई इंटू ds इस तरीके से होता है, ई इंटू ds इस तरीके से। तो आप यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ई का क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो यहां से वोल्ट और प्रति में मीटर आपका हो जाएगा, और क्षेत्रफल का आपका जो है वो मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ 1 मीटर से 1 मीटर आपका जो है वो कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पर जो बचने वाला है वह आपका बचेगा वोल्ट मीटर बचने वाला है। क्या बचने वाला है यहाँ से आपका जो बचेगा वो बचने वाला है आपका वोल्ट मीटर बचने वाला है। क्लियर? तो यहाँ से दो मात्रक होते हैं आपके वैद्युत फ्लक्स के, आपके दो मात्रक होंगे, पेपर में जिस तरीके से आपको पूछेगा उस तरीके से आप सॉल्व करिएगा। क्लियर? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, और या फिर आपका वोल्ट मीटर भी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो है वो होता है। क्लियर? बताइए इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई हो तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हम इसका विमीय सूत्र निकालना चाहें, अगर हमको निकालना हो वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आइए उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र आपका क्या होगा। आपको जिस लेवल पर पढ़ाया जाएगा एकदम बता दे रहे हैं, आपका 100% तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो अगली हेडिंग जो हम लोग की है वो है वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग अच्छी बन जाएगी तो आपका नंबर यहां से ज्यादा आ जाएगा मेरी राइटिंग बनने से, नहीं ना, फिर भी कोशिश करते हैं कि अच्छा ही लिखें। वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र अब हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। और विमीय सूत्र आप सभी को 11th क्लास में मैंने अच्छे से पढ़ाया होगा, याद होगा आपको, नहीं याद है कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑफलाइन सफर तो आपके साथ में जो बच्चे जुड़े हुए थे, ऑफलाइन सफर आपके साथ में खत्म ही हो चुका है। क्लियर? लेकिन ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसा कोई चैलेंज आपको आ रहा है कि आपकी फिजिक्स खराब हो जाएगी मेरे जाने से, तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आप यहां से अच्छे से चीजों को पढ़िए, कुछ भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, चाहे आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो चाहे आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो, उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो आपको सीधा सा मैंने आपको ज्वाइन करते वक्त भी स्टार्ट में ही बताया था कि जरूरी नहीं कि आप जाने से यहां से हम लोग का जो साथ है वो छूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, किसी ना किसी माध्यम से हम लोग जो है वो जुड़े हुए हैं और पढ़ने का काम कर रहे हैं और बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे हम लोग यहां से, ठीक है ना।
मैं यही चाहता हूं कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अगर आपका कोई नाम आपके ऊपर आप आए, आपके मुख पे अगर कोई नाम आ रहा है तो वो नाम अपने इस परिवार का नेम होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं, कि अगर जब भी फिजिक्स की बात हो तो आपका एक नाम जो है वो यहाँ से पहले आपका आना चाहिए। बस मेरा यही उद्देश्य है कि आप बेहतर बन जाइए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए, आप अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए बस। चलिए अब आगे अगर हम बात करें इस तरीके से, तो आगे अगर हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला जो होता है वो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीएस आपका होता है। इस तरीके से ये आपने पहले पढ़ा। अब हमको इसका विमीय सूत्र निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला इस तरीके से निकालना है। हमको क्या निकालना है, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है, आइए बात करते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को, क्या जो भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि जो होती है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, भौतिक राशि को एमएलटी के रूप में लिख दिया जाए। भौतिक राशि को किस रूप में, आपका एम एल और टी के पदों में व्यक्त किया जाए, एमएलटी के पदों में लिखा जाए। तो एमएलटी के पदों में भौतिक राशियों को अगर हम लिख दें, लिखने का काम कर दें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा जो है विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कैसे, अगर हम बात करें वेग को, अगर हम बात करें विस्थापन को, है ना, वेग का अगर हम बात करें विस्थापन का, या इसी तरीके से हम बात करें त्वरण का, तो इन सारी भौतिक राशियां ये सब हैं, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब आपका क्या है, भौतिक राशि है। और इस भौतिक राशियों को, जितनी भी भौतिक राशियां यहाँ से आप देख रहे होंगे, इन सारी भौतिक राशियों को हम लोग एमएलटी के रूप में अगर लिख दें तो यही हमारा क्या कहलाता है, विमीय सूत्र। और आइए हम इसको भौतिक राशि के रूप में, मतलब एमएलटी के रूप में कैसे लिखना है, आइए आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो यहां से हम जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बात करते हैं। तो यहां से जानते हैं वेक्टर ई इक्वल टू फार्मूला जो है आपका वह एफ और अपान में जो है आपका क्यू होता है। इस तरीके से ये फार्मूला हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, पहले चैप्टर में। ठीक है ना। और यहां से डीएस को आप क्षेत्रफल है, ये एक भौतिक राशि है ही है, तो इसको डीएस को ऐसे रखा रहने दीजिए। क्लियर। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, फाई ई के विमीय सूत्र को सॉल्व करेंगे, तो ये बल है, और हम लोग जानते हैं कि बल का विमीय सूत्र आप जानकारी में नहीं है तो कर लीजिएगा, एम एल टी की पावर -2 होता है। क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होता है वो आपका एल स्क्वायर होता है। और आवेश का जो विमीय सूत्र यहां से देख रहे हैं, आवेश का विमीय सूत्र आपका जो है वो ए और टी होता है। इस तरीके से क्लियर। अब हम बात करते हैं ए और टी होता है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक। अब आगे अगर हम इसी तरीके से बात करें तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, समझिएगा। तो इसी को अगर हम आगे और सॉल्व करें तो फाई ई का जो विमीय सूत्र है वो कितना आ जाएगा पता है, यहां से m को m ही लिखा रहने दीजिए, m को m लिखा रहने दीजिए। यहाँ l स्क्वायर और a के लिए है तो l l मिलके आपका जो है l क्यूब हो जाएगा। t की पावर -2 है और ये t ऊपर परत देख के जाएगा तो t की पावर माइनस का आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ से a ऊपर जाएगा तो a की पावर भी जो है आपका वह -1 हो जाएगा। तो ये आपका विमीय सूत्र हो गया किसका, ये आपका वैद्युत फ्लक्स का जो है ये विमीय सूत्र इस तरीके से हो गया। क्लियर। ये आपका जो है ये वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हो गया। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए। तो ये आपका जो है ये विमीय सूत्र हो गया। क्लियर। कोई दिक्कत इतनी चीजों में, बताइए। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो इतनी बात में तो वो बताएं मुझे। ठीक है। चलिए अब देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। कुछ नोट पॉइंट है हमारे पास, उस नोट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या कुछ नोट पॉइंट है, आइए उस नोट पॉइंट को समझते हैं। नोट पॉइंट क्या होगा, तो नोट पॉइंट ये होगा जिसमें पहला पॉइंट हम लोग यही लिख समझेंगे कि अगर वैद्युत फ्लक्स जो आपका है, ठीक है, अगर बात करें वैद्युत फ्लक्स की,
तो वैद्युत फ्लक्स का जो मान है वो पता है क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स का मान आपका धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। जो वैद्युत फ्लक्स है इसका जो मान है आपका वो क्या होगा? आपका धनात्मक भी हो सकता है, क्लियर? आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना? वैद्युत फ्लक्स का मान आपका जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और तथा आपका जो है वो शून्य भी हो सकता है। तथा आपका क्या होगा? शून्य भी हो सकता है। तथा आपका जो है वो क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। कि आपका अगर वैद्युत फ्लक्स जो है वो आपका धनात्मक भी हो सकता है, आपका ऋणात्मक भी हो सकता है और आपका शून्य भी हो सकता है, क्लियर? कैसे समझना है उसी चीज को? तो ये डिपेंड करता है किस पर? ये जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है इन दोनों के बीच बनने वाले कोण पर। ई और डीएस के बीच में जो कोण बनता है थीटा, इस पर डिपेंड करता है कि थीटा का मान कितना होगा, तो आपका क्या होने वाला है, इस पर बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा। इसकी बात अगर हमको करना है तो वो बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? चलिए तो बात करते हैं, यदि पहले पॉइंट की अगर बात करें, अगर हम बात करें यदि आपका ई वेक्टर ई व वेक्टर डीएस, ठीक है, के बीच का कोण कितना हो? के बीच जो कोण आपका है, के बीच जो आपका कोण है वो कितना हो? तो के बीच का जो कोण है, थीटा का जो मान है वो आपका क्या हो? वो 90 से कम हो। अगर थीटा का मान जो है 90 से कम हो तब आपका क्या हो जाएगा बताइए? तब आपका जो है वो क्या होगा बताइए? अगर आपका थीटा का मान 90 से कम होगा, ठीक है ना, तब आपका जो है थीटा का जो मान है 90 से अगर कम होगा तो थीटा का मान हमेशा, तो थीटा जो है हमेशा धनात्मक होगा। तो थीटा का मान हमेशा जो है वो धनात्मक होगा, क्लियर? थीटा का मान हमेशा जो है वो क्या होगा? आपका धनात्मक होगा। क्लियर? थीटा हमेशा धनात्मक होगा। अगर आपका ई और डीएस के बीच का जो कोण है वो 90 से क्या होगा? कम होगा, तो थीटा जो कोण है हमेशा धनात्मक होगा। जैसे 90 से कम cos 60 की वैल्यू भी प्लस में ही होती है, cos 45 की वैल्यू भी प्लस में होती है, cos 0 की वैल्यू भी प्लस में होती है, cos 30 की वैल्यू भी आपका किस में होता है बेटा? प्लस में ही तो होता है ना। अगर हम आपसे कहें कि बताइए cos 0 की वैल्यू, तो आप कहेंगे 1 होता है। अगर हम कहें cos 30 की वैल्यू तो आप कहेंगे √3/2 होता है। अगर हम पूछें cos 45 कितना होता तो आप कहेंगे 1/√2 होता है। अगर हम आपसे बात करें cos 60 की वैल्यू तो आप कहेंगे 1/2 होता है। अगर हम बात करें cos 90 की वैल्यू तो आपका कहेंगे कि 0 होता है। cos 90 की वैल्यू क्या होता है? 0। लेकिन हम यहां से बात करेंगे 90 से कम। 90 से कम में मतलब हमको 90 नहीं लेना है। तो अब बताइए ऐसे कंडीशन में सारी जगह पर थीटा का जो मान है प्लस में आ रहा है कि नहीं? थीटा थीटा की जगह पर बताइए सभी जगह पर सारे वैल्यू प्लस में आ रहे हैं कि नहीं? तो अब क्या होगा यहां से? अगर थीटा का मान प्लस में होगा तो यहां से जो आप देखे हैं फार्मूले में, ये जो फाई देखे हैं, अगर थीटा का मान आपका प्लस होगा तो फाई का मान भी जो है वो प्लस होने वाला है। तब आपका जो है फाई जो है उसका मान प्लस होने वाला है। तब आपका वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। तब आपका बेटा वह क्या होगा? जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह आपका धनात्मक होने वाला है, क्लियर? आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुविकल्पीय में बनते हैं पेपर में। तब वैद्युत फ्लक्स आपका जो है वो क्या होगा? आपका जो है वो धनात्मक होगा। बताइए इतनी बातें आपको क्लियर हैं कि नहीं? इतनी बातें आपको जो है वो क्लियर हुई कि नहीं?
बताइए पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर? अब इसी तरीके से अगर 90 से ज्यादा हो थीटा का मान तब क्या होगा? यही थीटा 90 से ज्यादा हो तो क्या होगा? तो यहां से लिखेंगे यदि आपका वेक्टर ई व वेक्टर डीएस जो है आपका के बीच का जो कोण है, के बीच कोण थीटा का मान ज्यादा हो, यहां पर थीटा का मान जो है वो 90 से क्या हो? ज्यादा हो, तो थीटा हमेशा ऋणात्मक होगा, तो थीटा का मान हमेशा माइनस में आएगा, तो थीटा हमेशा जो है वो क्या होगा? आपका ऋणात्मक होगा। ये बात जानकारी में रख लीजिए हमेशा कि अगर 90 से ज्यादा थीटा का वैल्यू है तो आपका हमेशा माइनस होने वाला है। क्लियर? तो थीटा हमेशा जो है आपका वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ऐसी कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स का मान भी ऋणात्मक होगा, तब आपका वैद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा, तब आपका जो वैद्युत फ्लक्स है वो पता है क्या होगा? आपका ऋणात्मक होगा इस तरीके से। क्लियर? जैसे यहां पर आपका ये पृष्ठ है और ये वेक्टर, सपोज यहां पर ये क्या था? आपका पृष्ठ है डीएस इस तरीके से है, और सपोज वैद्युत बल रेखा यहां पर 90 से क्या है? कम हो, तो ऐसे सपोज कोई वैद्युत बल रेखा जा रही, ऐसे कंडीशन होगा तो आपका फ्लक्स जो है धनात्मक आएगा। लेकिन जब ऐसा कंडीशन आपका हो कि ये कोई पृष्ठ आपका इस तरीके से है, बल रेखा इधर निकल रही है और पृष्ठ आपका इधर है, तो आपका अब यहाँ पर थीटा का जो मान है वो 180 डिग्री है, 90 से ज्यादा जो की है, तब आपका वैद्युत फ्लक्स जो है वो माइनस में आने वाला है। क्लियर? लेकिन अभी मैंने देखा था यदि थीटा 90 डिग्री होगा, यदि थीटा आपका 90 डिग्री होगा, तब आपका वैद्युत फ्लक्स फाई ई का जो मान है वो आपका 0 होने वाला है। बात क्लियर है? अगर थीटा का मान 90 होगा तो फ्लक्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि cos 90 0 होता है, और cos 90 0 तो सबका गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 0 हो जाएगा। अगर यहां से cos थीटा जो है 90 हो जाए तो cos 90 0, और 0 से सबका गुणा जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से इतनी चीजें आप जो है वो नोट कर लीजिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो आइए अब हम बात करते हैं आगे, और देखते हैं आगे हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। बढ़िया तरीके से आपको सब पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करिए। जिस तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा, हम बता रहे हैं आपको चीजें, आप एकदम धुआं धुआं कर देंगे, पढ़ने के बाद गर्दा तो कर ही देंगे। क्लियर? चलिए, तो यहां पर थोड़ा सा क्यू का 1/ε0 गुना यहां पर लिखना था। ठीक है, क्यू का 1/ε0 गुना यहां पर रखना है। आप इतना हेडिंग अपने कॉपी पे डालिए, मैं जस्ट 1 मिनट में आता हूं यहां पर। क्लियर? बस आते हैं 1 मिनट में।
तो बात समझ में आ गई होगी इतनी। अब हम लोग गॉस के नियम को पढ़ते हैं कि गॉस का नियम क्या होता है, बात करते हैं गॉस की प्रमेय के बारे में। इसी को गॉस की प्रमेय भी बोलते हैं या इसी को हम गॉस का नियम भी कहते हैं। और इनका जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम जो था वो कार्ल फ्रेडरिक गाउस था। क्लियर? गॉस का जो पूरा नाम था वो था कार्ल फ्रेडरिक गाउस। कार्ल फ्रेडरिक, ठीक है ना, कार्ल फ्रेडरिक और गाउस, गाउस या गॉस भी इन्हीं को लिखते हैं। क्लियर? जो कि इनका जन्म 1777 में हुआ था और मृत्यु 1855 में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1777 में हुआ था और 1855 में इनका जो है वो डेथ हो गया था। क्लियर? 777 में जो है वो डेथ कर गए थे। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने अपना जो नियम दिया वो क्या नियम दिया समझिएगा। तो इन्होंने जो नियम दिया उस नियम में क्या कहा, इन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। यहां से आप देख रहे होंगे तो क्या दिया है, सीधा कह रहा किसी बंद पृष्ठ से। पृष्ठ कैसा होना चाहिए, ध्यान रखना, बंद पृष्ठ बोला तो हमेशा पृष्ठ इनके लिए, इनके नियम के लिए पृष्ठ जो है हमेशा वो आपका बंद होना चाहिए। और कह रहे हैं किसी बंद से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स मतलब आपका क्या, अगर हम बात करें वैद्युत फ्लक्स की तो वैद्युत फ्लक्स मतलब आपका क्या, फाई ई, है ना। किसी पृष्ठ से, और पृष्ठ भी कैसा होगा हमारा, बंद होगा। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई जो है वो क्या होगा, फाई ई जो है उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश जो है मतलब क्या, कुल आवेश मतलब आपका जो क्यू होगा, है ना, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, यहां लिखा है क्यू का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ में जो क्या, कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है जिसको हम लोग फाई ई लिखते हैं, बड़ा लिख दे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है जिसको हम लोग फाई ई लिखते हैं। तो फाई ई जो है वो क्या है, बोला उसने कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई है वह उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश को हम लोग क्यू लिखेंगे, और क्यू का 1/ε0 मतलब बटे में ε0 गुना जो है आपका होता है। और ये बात गॉस ने बताया कि अगर कोई पृष्ठ है, पृष्ठ जो है वो बंद हो, पृष्ठ पृष्ठ जो है वो बंद हो, तो उस पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो क्यू और अपान में जो है वो ε0 गुना होता है। क्लियर? जहां आपका जो फाई ई है, जहां आपका जो है, जहां आपका फाई ई जो आप देख रहे हैं, ये फाई ई आपका क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स की संख्या, वैद्युत फ्लक्स की कुल संख्या। तो फाई ई जो होगा वो वैद्युत फ्लक्स की संख्या होगी, कुल संख्या। क्यू क्या होगा, पृष्ठ में उपस्थित आवेश होगा। क्यू जो है आपका वह क्या होगा, क्यू आपका पृष्ठ में उपस्थित जो है वो आवेश होगा। क्लियर? और अगर यहीं से हम बात करें ε0 की, तो ये जो ε0 है आपको पहले भी पढ़ाया गया है, ये जो है आपका निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। निर्वात या वायु की जो है वो विद्युतशीलता होगी, निर्वात या वायु की क्या होगी, विद्युतशीलता होगी। क्लियर? क्लियर? तो ε0 जो है वो निर्वात या वायु की जो है वो विद्युतशीलता यहां से होने वाली है। तो चीजें इतनी आ गई समझ में। अब इसी के बाद हम लोग जो है इस नियम को प्रूव करेंगे
कि गॉस का जो नियम है वो किस तरीके से प्रूव किया, कैसे ये आया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फटाफट से हम लोग जो चलेंगे और वो हेडिंग जो हम डालेंगे निगमन। इस गॉस के प्रमेय को डेरिवेशन हम लोग करेंगे, गॉस नियम का निगमन करेंगे। क्लियर? किस तरीके से? बढ़िया तरीके से करेंगे, गॉस नियम का निगमन करेंगे। डेरिवेशन है, इसको प्रूव करना है कि ये नियम कैसे आया। तो गॉस नियम का जो है हम लोग वो क्या करने वाले हैं, तो गॉस नियम का जो हम लोग है वो निगमन करने वाले हैं। क्लियर? इस तरीके से हम लोग जो है वो पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि गॉस नियम का जो निगमन है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गॉस नियम की। तो गॉस नियम के लिए गॉस ने कहा था पृष्ठ बंद होना चाहिए। कोई भी पृष्ठ हो सकता है, लेकिन पृष्ठ आपका जो है वो बंद होना चाहिए। पृष्ठ कैसा होना चाहिए? आपका बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो यहां से सपोज मैंने एक पृष्ठ ले लिया इस तरीके से, और ये पृष्ठ आपका जो है ये एक बंद पृष्ठ है। आप देख रहे होंगे ये पृष्ठ जो है वो इस तरीके से बंद पृष्ठ है। और किसी बड़े पृष्ठ का ये एक छोटा पार्ट की हम लोग बात कर सकते हैं, कह सकते हैं ये एक पूरा पृष्ठ है, और इस पूरे पृष्ठ का जो एरिया है उसको हमने सपोज क्या मान लिया, एस, इस तरीके से मान लिया है। क्लियर? सारा कुछ डायग्राम में है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपका डेरिवेशन हो गया बढ़िया से, एक नंबर लेवल पर हो जाएगा। क्लियर? और सपोज इस का जो सेंटर पॉइंट है यहां पर, इस सेंटर पॉइंट को हम लोग O मान लेंगे, जहां पर आवेश आपका है वो प्लस Q आवेश उपस्थित है। क्लियर? और इसकी त्रिज्या जो है इस तरीके से हो जाएगी। क्या हम बात करते हैं इसकी त्रिज्या की, तो हम अगर इस बात करें तो इसकी त्रिज्या जो है वो ये हो जाएगी, ये इस तरीके से इसकी जो है ये रेडियस दिया हुआ है। क्लियर? और इसी तरीके से हम अगर बात करें ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ है, और बात करें तो ये इस संपूर्ण पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है ये। क्लियर? और छोटे पृष्ठ को हम लोग क्या लिखते हैं, छोटे पृष्ठ को हम लोग ds लिखते हैं, जो कि बिंदु O से कितनी दूरी पर, जो कि आपका बिंदु O से r दूरी पर, यहां बिंदु O से यहां पर r दूरी पर कोई बिंदु सपोज यहां P है, बिंदु O से r दूरी पर यहां कोई बिंदु P है। कितनी दूरी पर? r दूरी पर यहां पर कोई बिंदु जो है वो आपका P है। और इस बिंदु P पर सपोज हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और मैंने बताया था जहां पर P होगा वहां आपका एकांक आवेश होगा, जहां P होगा वहां पर आपका जो है वो एकांक आवेश इस तरीके से होगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें इस तरीके से, तो अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र जो है वो किधर, पृष्ठ किधर की ओर है, ये जो पृष्ठ है ये किधर की ओर है, तो अगर हम बात करें तो ये पृष्ठ हमारा जो है ऐसे बाहर की ओर है, ये पृष्ठ हमारा जो है वो बाहर की ओर है। क्लियर? ये पृष्ठ हमारा जो है इस तरीके से ये ऐसे बाहर की ओर है। ठीक है, ये पृष्ठ इस तरीके से बाहर की ओर है। लेकिन अगर हम इसी में बात करें, अगर हम इसी में बात करें तो बिंदु O से R दूरी पर यहां पर P है, जहां पर एकांक आवेश है, तो ये प्लस आवेश, ये प्लस आवेश, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, जिसके कारण आपका जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ऐसे बाहर की ओर हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से बाहर की ओर हो जाएगी। क्लियर? अब ऐसे कंडीशन में ये आपका विद्युत क्षेत्र E हो गया, और ये आपका जो है वो ds हो गया इस तरीके से, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है सपोज वो कोण आपका जो है वो थीटा है। क्लियर? जो कोण आपका है वो सबसे पहले क्या है, थीटा है। तो यहाँ बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, निकालनी है, गॉस प्रमेय को हमको प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालते हैं। क्लियर? डेरिवेशन जैसे करते हैं आपको समझिएगा ध्यान से चीजों को। सबसे पहले रचना हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां से क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले रचना लिख लेने वाले हैं कि रचना जो है इसकी क्या होगी, इसके बारे में। तो माना जो भी है हम लिखेंगे रचना में बढ़िया तरीके से, एक नंबर की तरीके से हम लोग जो है वो लिखने का काम करेंगे। बस उसके लिए आपको चीजों को बेहतर समझना पड़ेगा बस। ठीक है, कि मान लो कोई बिंदु आवेश O, ठीक है, कि मान लो कोई बिंदु आवेश जो है प्लस Q कहां स्थित है, O पर। माना
कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, माना कोई बिंदु आवेश आपका है प्लस क्यू, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू इस गोले के केंद्र ओ पर स्थित है ना, तो लिख देंगे प्लस क्यू जो है आपका वह गोले के केंद्र ओ पर स्थित है। कहा? गोले के केंद्र ओ पर स्थित है, तो यहां से लिख देंगे गोले के केंद्र आपका ओ पर स्थित है। ठीक है, इस तरीके से अब करना क्या है, गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, स्मॉल आर होगा, तो यहां से लिख देंगे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। तो यहां ये भी लिख देंगे ये बात भी कि गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। ठीक है, अब बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु आपका P है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु आपका जो है वो P है, एक बिंदु जो है वो आपका P है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका जो है वो ज्ञात करना है। क्लियर? जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस तरीके से जिस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है आपका वह ज्ञात करना है। ठीक, तो जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका ज्ञात करनी है, तब बिंदु P पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब आपका बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब आपका बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, ठीक है, तब आपका बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं, तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आपका R स्क्वायर होता है, ये होता है, और इसको हम लोग मान लेंगे रिलेशन नंबर क्या, फर्स्ट मान लेने वाले हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे क्या करेंगे, यहां देखिए इस डीएस पृष्ठ से ई जो है वो बाहर निकल रहा है, तो अब बाहर निकल रहा है तो हमको जब किसी पृष्ठ से बलरेखा ई बाहर निकलती तो उसे फ्लक्स कहते हैं और फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तब डीएस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम लोग। तो लिखेंगे अतः डीएस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, अतः डीएस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अतः डीएस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्लियर, अतः डीएस पृष्ठ से गुजरने वाला जो है वो वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे। तो डीएस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, पृष्ठ हमारा डीएस है तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को हम लोग फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, लेकिन जब पृष्ठ छोटा है डीएस है तो फ्लक्स भी आपका डी फाई ही होगा, और डी फाई निकालने का फार्मूला होता है ई इंटू डी एस कॉस थीटा, भी मैंने पहले ही पढ़ा है, वैद्युत फ्लक्स वाले फार्मूले में पढ़ा था ना। अब पृष्ठ छोटा होगा तो फ्लक्स भी आपका छोटा ही कम ही होगा। अब यहां से हम लोग इतना निकाल लिए, अब हमको करना क्या है, यहां से छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मैंने निकालना है ये, और ऐसे हमको संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, छोटे वाले का समाकलन करेंगे। तब हम लोग संपूर्ण फ्लक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, जब हमको संपूर्ण फ्लक्स निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, अतः संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है हमको, अतः आपको संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आपको निकालना है, अतः संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स को हम किससे लिखते हैं, तो संपूर्ण फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं, और फाई ई निकालने के लिए समाकलन कर देंगे किसका, डी फाई ई का। जब छोटे वाले का अगर हम समाकलन कर देंगे तो हमको कुल फाई पता चल जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप आगे सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहां से,
तो यहां से आपका जो बेटा है वो कितना हो जाएगा, आपका फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई ई की वैल्यू कितनी थी, ई डी एस कॉस थीटा। तो यहां से आप रख देंगे ई इंटू आप डी एस इंटू कॉस थीटा रख देंगे इस तरीके से। तब आपका कितना हो जाएगा, तब आपका फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ऐसे रख देंगे। तब आपका क्या हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन के बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर रखेंगे। क्यू भी आपका जो है वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, आपका ds बचेगा, cos थीटा बचेगा और आपका जो है वो आर स्क्वायर बचने वाला है। तो यहां से आपका फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और इतने की वैल्यू इंटीग्रेशन ds cos थीटा आप आर स्क्वायर कितना होता है, ये देखिए मैंने पढ़ाया था आपको, इंटीग्रेशन ds cos थीटा पान आर स्क्वायर कितना होता है 4 पाई होता है। तो इतने को हम लोग क्या लिख लेंगे, इतने को हम लोग जो है यहां से लिख लेंगे 4 पाई, इतने को हम लोग क्या लिख लेंगे 4 पाई लिख देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया, अब 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, तो आपका कितना बचेगा, तब आपका यहां से बचेगा फाई ई इक्वल टू ऊपर कितना बचा क्यू बचा है तो क्यू लिख देंगे और अपान में आपका एप्सिलॉन नॉट बचा। और ये आपका जो है इस तरीके से क्या आ गया, ये आपका इस तरीके से जो है वो फार्मूला निकल के आ गया, किस चीज का, आपका गॉस की प्रमेय का जो है वो फार्मूला आ गया। क्लियर। तो इतनी चीजें आपको जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्यों भाई बोलिए, आ गई चीजें आपको बेहतर, कोई दिक्कत हो तो बताइए। इतनी चीजों में कोई भी दिक्कत इतने टॉपिक में हो जो भी आज पढ़ाया मैंने, जितने टॉपिक आपको, इन टॉपिक में अगर आपको कोई भी समस्या रही हो बताइए मुझे। बाकी आपको लेक्चर्स को हम शेयर कर दे रहे हैं आपके ऐप पर, आप जाके वहां से भी नोट को पूरा लेक्चर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं कांटेक्ट नंबर मेरा है 6386752584, बात करिए, कांटेक्ट करिए। थोड़ा सा चार्ज फीस है उसका, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको है नहीं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको भी चीजें ऐसे मिल जाएंगी। तो काफी अच्छे लेवल पर आपको मैंने चीजों को पढ़ा दिया है, बस अब आपको काम करना है कि इसको जो है वो मेहनत से जाके घर पे आपको जो है वो पढ़ लेना है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 था ये, कॉपी पे अपने लिख भी लीजिएगा, चीजों को तैयार कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे पहली क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, पहले लेक्चर से स्टार्ट करिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो अब यहीं पर हम आपकी क्लासेस को आज जो है वो समाप्त करने का काम करेंगे। यूपी योद्धास के लिए ये बैच है और साथ में है बिहार के बच्चों के लिए भी ये बैच होने वाली है। क्लियर। तो आप यहां से बेहतर तरीके से यूपी और बिहार के बच्चे हमारे जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम क्लासेस को जो है बेटा वो करेंगे क्लोज। नेक्स्ट डे आप सभी के साथ में मिलेंगे और जाते जाते हुए कुछ छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा आपके लिए। तो यहीं पर हम क्लास को समाप्त करते हुए आपको यही बात कहते हुए जाएंगे कि हौसलों के तरकसों में आप कोशिशों का तीर जिंदा रखिए, हौसलों के तरकसों में कोशिशों का तीर जिंदा रखिए। हार जाइए जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से एक बात अपनी जो उम्मीद है वो जिंदा रखिए। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार हम फिर से आएंगे नेक्स्ट डे आप सभी की क्लास में। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से जाते जाते आप सभी का नमस्कार करते हैं और उम्मीद करेंगे आप सभी को क्लासेस अच्छी लगी हुई हो। अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा और भी फ्रेंड के पास अपने पहुंचाइएगा। और यहीं पर आप सभी को टाटा बाय बाय।